Hi everyone. So the topic which we are going to discuss today is fiscal policy. हम कवर करने वाले हैं कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं और लिमिटेशंस क्या होती हैं. So if you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon. So now let's start the topic. तो देखो, हर एक गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो उसकी इकनॉमी है वो स्टेबल रहे और बैलेंस्ड रहे. मतलब ना ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आए, ना ही ज़्यादा इन्फ्लेशन हो और ना ही ज़्यादा डिफ्लेशन हो. ठीक है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो इकनॉमी में इंटरफेयर करती है. और इंटरफेयर जो करती है वो दो तरीके से कर सकती है. एक है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू और एक है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू. मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई बनाता है. आरबीआई इन्हें फ्रेम करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, और जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट ही फ्रेम करती है. ठीक है, तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फिस्कल पॉलिसी. तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी इज़ द रेवेन्यू, दैट इज़ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अचीविंग डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स. तो जो गवर्नमेंट होती है वो अपने रेवेन्यू में टैक्स के थ्रू और अपने एक्सपेंडिचर में चेंजेस लाती है इकनॉमी को स्टेबल करने के लिए. ठीक है, और अपने डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. तो अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं फिस्कल पॉलिसी के. तो फर्स्ट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो जैसा कि हम सबको पता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्कार्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं. तो उनको इस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करना, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, जिससे रिसोर्सेज का ना ही बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो और ऐसा ना हो कि एक ही जगह बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, तो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो. तो ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है फिस्कल पॉलिसी का. ठीक है, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना. अब एम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है? अगर सरकार अपना खर्चा बढ़ा दे, अगर वो अपने एक्सपेंडिचर में चेंज लाए और कोई फैक्ट्री ओपन कर ले या फिर कोई ऐसे कंपनी ओपन कर ले जिस वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, या फिर लोगों को स्कीम्स प्रोवाइड करे एम्प्लॉयमेंट की, तो उस हिसाब से भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ सकता है. तो अपने एक्सपेंडिचर में चेंज ला के गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस ला सकती है और इंक्रीज़ कर सकती है लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, थर्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि जिससे ना ही इन्फ्लेशन हो और ना ही ज़्यादा डिफ्लेशन आए इकोनॉमी में. तो इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए पॉलिसीज़ यूज़ होती हैं. फोर्थ है इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन में मतलब जैसे कि कोई रोड बनवा दी है या कहीं पे डैम्स बनवा दिए हैं, तो इस तरह से कैपिटल को फॉर्म करना जिससे कि जो कंट्री के डेवलपमेंट में वो हेल्पफुल हो. तो इस तरह से भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है फिस्कल पॉलिसी का. फिफ्थ है रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज़. मतलब ऐसा ना हो कि जो गरीब हैं उनके ऊपर ही सारा बर्डन आ रहा है, उनके ऊपर ही टैक्स लगाए जा रहे हैं, या फिर जो रिचर सेक्शन है वो उन्हीं के ऊपर सब कुछ छूट दी जा रही है उन्हें. मतलब कि इकनॉमी में जो इनकम इक्वालिटी है वो होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि जो रिच हैं वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं. उनके बीच में एक बैलेंस बना रहना चाहिए. तो वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि जो रिच लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए और जो पुअर लोग हैं उन्हें सब्सिडीज़ प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, या फिर कोई स्कीम्स प्रोवाइड कर दें. तो इन सब तरीके से ये चीज़ इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस हो सकती है. तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे. अब हम देखेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, मतलब फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं या फिर टूल्स यूज़ होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इसमें 4 टूल्स यूज़ होते हैं. एक है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा है टैक्सेशन, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी कुछ देर पहले, उसमें एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन इंक्लूड हो रहे थे. और तीसरा है पब्लिक डेट,
और चौथा है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो टूल्स कैसे यूज़ होते हैं उसे समझाने के लिए आपको दो टर्म्स पता होने चाहिए, एक है डिफ्लेशन और एक है इन्फ्लेशन। तो आई होप आपको ये दोनों टर्म्स पता होंगे, अगर नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। डिफ्लेशन में क्या होता है, जो इकोनॉमी में डिमांड होती है ना वो कम होती है सप्लाई से, मतलब कोई खरीद ही नहीं रहा होता है सामान, इस वजह से क्या होता है डिमांड कम होती है लेकिन सप्लाई जो है प्रोडक्शन वो उतना ही हो रहा होता है। ठीक है, तो जो पहले 20 रुपये का सामान था वो अब 10 रुपये में मिल रहा है, ये होता है डिफ्लेशन में। अब जो इन्फ्लेशन है उसमें डिफ्लेशन का अपोजिट होता है, नाम से ही हमें पता चल रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है सप्लाई से, तो इस वजह से जो चीज़ 10 रुपये की है वो चीज़ अब 20 रुपये की मिल रही है। तो ये डिफरेंस होता है डिफ्लेशन में और इन्फ्लेशन में। अब हम देखते हैं जो पहला टूल है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो इकनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डिफ्लेशन में कैसे काम करता है। तो देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, अगर डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन का मतलब क्या है, डिमांड जो है वो कम हो रही है, सब कुछ एम्प्लॉयमेंट है, आउटपुट है, वो सब क्या हो रहा है इसमें कम हो रहा है। सरकार अपना क्या करेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा डिमांड भी बढ़ जाएगी और उससे बाकी चीज़ें भी, एम्प्लॉयमेंट में भी फ़र्क पड़ेगा और आउटपुट में भी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, वो एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ा सकती है, जैसे कि कोई रोड कंस्ट्रक्ट करके, कोई बिल्डिंग बना के, इन सब चीज़ों से वो क्या कर सकती है, इकनॉमी में फ़र्क ला सकती है, क्योंकि उसने अब अपना खर्चा बढ़ा दिया, रोड बढ़ा दिए, बिल्डिंग बढ़ा दी, तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ा दी उसने, तो इस वजह से अब डिमांड जो है वो बढ़ सकती है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा अब लोगों को, और जब एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो लोग क्या कर पाएंगे, अब सामान वो खरीद पाएंगे, उनके पास परचेजिंग पावर रहेगी, राइट। तो ये डिफ्लेशन में क्या करना होता है, सरकार को अपना खर्चा बढ़ाना होता है। ठीक है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन में इसका बिल्कुल ऑपोजिट करना होता है सरकार को। तो इसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर सरकार को अपना कम करना होता है, अपना जो खर्चा है वो कम करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अगर अभी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी तो सब्सिडी अब वो नहीं देगी, क्योंकि अब क्या है, लोगों के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है, लोगों के पास इनकम स्पेंड करने के लिए ज़्यादा है, डिमांड बढ़ रही है इन्फ्लेशन में। तो सरकार क्या करेगी, सरकार करेगी अपना खर्चा कम कर देगी, लोगों को सब्सिडीज़ जो प्रोवाइड कर रही थी वो नहीं करेगी, कोई नई फैक्ट्री वगैरह नहीं खोलेगी, जिससे डिमांड जो है वो कंट्रोल में आ जाए। तो इस तरह से वो रेगुलेट कर सकती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को यूज़ करके। ठीक है, अब देखते हैं जो दूसरा टूल है जो कि है टैक्सेशन। तो अगर टैक्सेशन से रेगुलेट करना है तो डिफ्लेशन में कैसे करेगी, तो यहाँ पे टैक्स में कैसे कंट्रोल करेगी, टैक्स जो है वो कम कर देगी। टैक्स कम करना मतलब जैसे अगर उसने किसी चीज़ पे 20% टैक्स लगाया है, किसी चीज़ पे, किसी खाने का आइटम पे उसने 20% का टैक्स लगाया, तो अब वो उस टैक्स को क्या है, वो टैक्स को कम कर देगी, जिससे लोग उस चीज़ को खरीद सकें। अब जैसे हम अपने इनकम पे टैक्स भरते हैं, राइट, तो अगर वो टैक्स अभी हम 10,000 पे कर रहे हैं, लेकिन अब अगर गवर्नमेंट जो है हमारा टैक्स कम कर देती है, मैं 20,000 की जगह अब 10,000 टैक्स पे करूँगी, तो क्या होगा, मेरे पास जो इनकम है, अपनी नेट इनकम जो है वो ज़्यादा हो जाएगी मेरे पास। तो उस वजह से मैं जो आइटम है वो ख़रीद पाऊँगी, वो मार्केट में पैसे मेरे पास अब ज़्यादा हैं तो मैं मार्केट में पैसे यूज़ कर पाऊँगी। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कम कर देगी डिफ्लेशन में, क्योंकि डिफ्लेशन में डिमांड कम होती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता, इस वजह से डिमांड कम है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस जो है चीज़ों पर वो रिड्यूस कर देगी, जिस वजह से लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम जो है
वो ज़्यादा होगी और कंजप्शन करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। और इन्फ्लेशन में इसका अपोजिट करेगी। इन्फ्लेशन में लोगों के पास बहुत सारा पैसा है खर्च करने के लिए, तो गवर्नमेंट जो है उस पैसे को ले लेगी, अपने उन लोगों की परचेजिंग पावर को ख़त्म कर देगी। इस वजह से वो टैक्स जो है बढ़ा देगी। टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, जो स्पेशली रिच पीपल पे टैक्स बढ़ा देगी, जिससे इट विल रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल। तो टैक्सेशन में क्या था, टैक्सेशन में डिफ्लेशन में जो टैक्स है वो कम कर देगी, जिससे लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहे और वो स्पेंड कर पाएँ। और इन्फ्लेशन में जो गवर्नमेंट है वो टैक्स बढ़ा देती है, जिससे लोगों के पास पैसा कम रहे, जिससे वो ज़्यादा सामान ना खरीद पाएँ या इन्वेस्ट ना कर पाएँ। ठीक है। तीसरा जो हमारा टूल है वो है पब्लिक डेट। पब्लिक डेट मतलब जो पब्लिक से बोरोइंग करना। तो पब्लिक डेट डिफ्लेशन में जो पब्लिक डेट है वो नहीं लेगी, विल नॉट टेक। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है देने को, लोगों के पास स्पेंड करने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो वो लोगों से कैसे ले सकती है। पब्लिक डेट लेगी तो लोगों के पास और ज़्यादा इनकम कम बचेगी, डिस्पोजेबल इनकम और ज़्यादा कम हो जाएगी, जिससे और ज़्यादा डिफ्लेशन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इस केस में, डिफ्लेशन के केस में पब्लिक डेट नहीं ले सकती। लेकिन इन्फ्लेशन के केस में लोगों के पास पैसा है, बहुत ज़्यादा है, डिस्पोजेबल इनकम उनके पास बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से लोगों की परचेजिंग पावर को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक डेट लेगी, पब्लिक बोरोइंग या डेट लेगी। ठीक है, विल टेक। तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन में लोगों से बोरोइंग्स ले लेगी, जिससे लोगों के पास पैसा जो है या परचेजिंग पावर जो है लोगों की वो कम हो जाए। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। फिर जो चौथा है वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? जब डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है जब सरकार आरबीआई से अपने नोट छपवा लेती है। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो कभी भी इकोनॉमी में वो कर सकते हैं, हम नोट छपवा के हम पैसे बढ़ा सकते हैं अपने, हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते? उससे क्या होता है ना, जब नोट ऐसे हम एक ही लिमिट तक छपवा सकते हैं, क्योंकि उससे बाद में क्या होगा, बाद में इन्फ्लेशन आ जाएगा। वरना क्योंकि जब नोट छपने लग जाएंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो उससे क्या होगा, डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी और सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, और फिर वापस इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग डिफ्लेशन में करवा सकते हैं। डिफ्लेशन में रिजर्व बैंक से हम कह सकते हैं कि हाँ, हमें करेंसी चाहिए, प्रिंट कर दो आप, उनसे नोट हम छपवा सकते हैं, जिससे मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाए, जिससे मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाए। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन में तो ज़रूरत ही नहीं है ना। इन्फ्लेशन में तो लोगों के पास ऑटोमेटिकली पैसा है, तो हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो इन्फ्लेशन में हम डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को बल्कि रिड्यूस करनी चाहिए, गवर्नमेंट को डेफिसिट फाइनेंसिंग रिड्यूस करनी चाहिए, जिससे जो इकोनॉमी में सर्कुलेशन में मनी है वो कम हो जाए। ठीक है, एक बार हम सारे टूल्स को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, तो 4 टूल्स हैं: गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, पब्लिक डेट एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, इकोनॉमी में 2 तरह की सिचुएशन हो सकती हैं, एक है डिफ्लेशन, एक है इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है, डिमांड जो है वो कम होती है सप्लाई के कंपैरिजन में। मतलब सप्लाई तो उसी रेट पे हो रही है, लेकिन लोग जो है वो डिमांड कम कर रहे हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो रही है। क्योंकि डिमांड कम हो रही है, इस वजह से जो चीज़ पहले 20 रुपए की थी, अब वो
मार्केट में चीज़ 10 रुपए की मिल रही है क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, इस वजह से उनके रेट कम कर दिए जाते हैं जिससे लोग अब उस चीज़ को खरीदने लग जाएं, राइट। इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में इसका अपोजिट होता है, डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई के कंपैरिजन में, और क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है इस वजह से जो प्राइस है, फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपये था तो अब उसी चीज़ का प्राइस अब 20 रुपये हो गया है क्योंकि सब लोग खरीद पा रहे हैं, तो इस वजह से उसका प्राइस जो है वो बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब टूल्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है इन दो सिचुएशन में, एक है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर डिफ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन में क्या होता है, डिमांड कम है सप्लाई से, तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है अपना खर्चा बढ़ा देगी। खर्चा कैसे बढ़ा सकती है, रोड बनाने से, बिल्डिंग बनाने से, नई फैक्ट्री स्टार्ट करने से, ठीक है। इन सब से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरी चेन चलती है। तो इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छी बात है कि एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाते हैं क्योंकि एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड होती है, तो इस वजह से चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होती है। अब इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में मैंने बताया कि डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है, तो खर्चा, अब सरकार अपना खर्चा कम कर देगी, तो सरकार खर्चा कम करेगी तो क्या होगा, लोगों के पास, अब सरकार खर्चा कम करेगी तो एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होगी, है ना, लोगों के पास रोज़गार इतना नहीं रहेगा जितना पहले था, तो जब रोज़गार नहीं रहेगा तो लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं रहेगी, इनकम नहीं रहेगी, और जब इनकम नहीं रहेगी तो लोग जो है वो डिमांड कम करेंगे, है ना। अब टैक्सेशन, टैक्सेशन में कैसे कर सकते हैं कंट्रोल, जब डिफ्लेशन होता है तो टैक्स जो है वो कम कर देती है। टैक्सेशन कम करने से क्या होता है, लोगों के पास पैसा अब ज़्यादा बच रहा है, जो अब परचेजिंग पावर है लोगों की वो ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी चीज़ के ऊपर टैक्स पहले 10,000 लग रहा था और अब जो है वो टैक्स कम करके 5,000 हो गया है, तो वो 5,000 हमारे बच गए हैं ना, तो अब 5,000 से हम कुछ भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर कोई सामान खरीद सकते हैं, तो हमारी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी अब, राइट। तो टैक्स जो है वो कम कर देती है गवर्नमेंट डिफ्लेशन में, लेकिन इन्फ्लेशन में टैक्स जो है वो बढ़ा देती है, स्पेशली जो रिच लोग हैं उन पे, जिससे जो डिस्पोजेबल इनकम है लोगों की वो कम हो जाए, ठीक है। अब पब्लिक डेट, पब्लिक डेट क्या होता है, लोगों से बोरोइंग करना। जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता है तो जो गवर्नमेंट है वो बोरोइंग करती है, या तो फॉरेन कंट्री से करती है या फिर स्टेट की गवर्नमेंट से करती है या फिर लोगों से भी वो बोरोइंग करती है। तो डिफ्लेशन में वो बोरोइंग नहीं करती लोगों से, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, डिफ्लेशन में लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो बोरो कैसे करेगी, और बोरो कर भी लिया तो लोगों के पास बिल्कुल ही पैसा नहीं बचेगा और फिर डिमांड जो है वो और भी ज़्यादा कम होती जाएगी, राइट। और इन्फ्लेशन में क्या करती है, इन्फ्लेशन में लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहता है, तो उस पैसे, जो ज़्यादा पैसे उसको कम करने के लिए इन्फ्लेशन में पब्लिक बोरोइंग लेती है, जिससे लोगों के पास कम पैसा रहे, राइट। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग वो सिचुएशन होती है जब सरकार जो है वो आरबीआई को बोलती है कि अब पैसे जो हैं वो इकोनॉमी में कम है तो आप नए नोट छाप दो, ठीक है, तब वो होती है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डिफ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन में पैसे की कमी होती है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑर्डर देती है आरबीआई को न्यू करेंसी प्रिंट करने के लिए, तो इस वजह से मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, राइट। लेकिन इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई तो ऑलरेडी इंक्रीज है, तो हमें और इंक्रीज नहीं करना है, हम जो मनी सप्लाई है उसे रोक देते हैं, जो प्रिंटिंग है पैसों की वो कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब थे टूल्स हमारे। अब हम देखेंगे कि इस पॉलिसी के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो पहला है फोरकास्टिंग डिफ़िकल्टीज़। ड्यू टू अनसर्टेनिटी देयर आर डिफ़िकल्टीज ऑफ फोरकास्टिंग व्हेन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में सेट इन। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन आएगा या फिर डिफ्लेशन आ जाएगा,
ठीक है, तो वो हम फोरकास्ट नहीं कर पाते, भविष्यवाणी नहीं कर पाते कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा कि या तो इन्फ्लेशन आ जाएगा या फिर डिफ्लेशन आ जाएगा। तो उस टाइम पे ये मुश्किल हो जाता है पॉलिसी डिसाइड करना कि हम पॉलिसी कौन सी लें और कैसे लें। ठीक है, तो ये फोरकास्ट करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड टू अचीव वन गोल में एडवर्सली इफेक्ट अनदर। मतलब कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने कोई एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी तो उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरी जगह दिखाई देगा और दूसरी जगह उसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा होगा। तो एग्जाम्पल के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग may lead to इन्फ्लेशन। जैसे डेफिसिट फाइनेंसिंग में हम क्या करवाते हैं, नोट छपवा देते हैं और ज़्यादा, जिससे इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट हो, है ना। लेकिन उसके क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, उसका ये इफेक्ट हो सकते हैं कि फ्यूचर में जाके इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि वो कंट्रोल में ना आ पाए। ठीक है। तीसरा है एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरोइंग क्रिएट्स परपेचुअल बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन्स। फॉर एग्जाम्पल डिफ्लेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट ने उधार ले लिया, ठीक है, तो उस उधार से क्या होगा, अब उधार लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो उस वजह से अगर इतना ज़्यादा उधार ले लिया कि उसका हम इंटरेस्ट पे करते जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा और उधार चुकाते रहेंगे पर वो ख़त्म ही नहीं होगा। राइट। चौथा है लैग्स। अब 3 तरीके के लैग्स हो सकते हैं, रिकॉग्निशन लैग, डिसीजन लैग और इम्प्लीमेंटेशन लैग। रिकॉग्निशन लैग मतलब यही कि अगर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आएगा भी फ्यूचर में या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो हम उसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि नहीं, कि हाँ इस टाइम अब इन्फ्लेशन चल रहा है या डिफ्लेशन चल रहा है और उसको कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। डिसीजन लैग मतलब कि हमें कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, पहली मॉनेटरी पॉलिसी लेनी चाहिए या फिस्कल पॉलिसी, और अगर फिस्कल पॉलिसी लेनी है तो फिस्कल पॉलिसी में भी कौन सी, डेट फाइनेंसिंग लेनी है या फिर टैक्सेस को लेना है या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना है, कि कौन सा करना है, ये हम डिसाइड करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि एकदम से डिसाइड करना। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन लैग। कई बार ऐसा होता है कि हम रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं, डिसीजन भी ले लेते हैं कि हाँ ये वाली पॉलिसी अप्लाई करेंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। ग्राउंड लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है कि वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, तो ये सारे लैग्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थे लिमिटेशंस। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे कवर हो गया है, ख़त्म हो गया है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझ आया हो। मैंने थ्योरी नहीं कराई है क्योंकि थ्योरी आप कहीं से भी देख सकते हैं, बुक से देख सकते हैं, गूगल से देख सकते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको ये टॉपिक समझ आए, एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।